जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने उन दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ जिनसे बहसो मुबाहिसा रहता है, जो सोचने पर मामूर रहते हैं, जो अपनी दानिशमंदी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फ़िक्र को आम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था 1992, 93, 90, 91, जब वैगनें कराची में चला करती थीं और किसी वक्त हमें औरंगी टाउन जाना हुआ करता था, तो दोस्तों से मिलते थे, गुफ्तगू करते थे और उसकी ये एडिक्शन थी कि आखिरी गाड़ी तक इंतज़ार करते थे। गुफ्तगू होती थी, ख़त्म नहीं होती थी, बहसो मुबाहिसा रहता था और बड़ा लुत्फ़ आता था उस बहसो मुबाहिसे में, मालूमात में। जब रात का आखिरी सहपहर होने वाला होता था तो हम घर जाने की तैयारी करते थे। अब जहाँ जाना है वहाँ 1.25 घंटे और 1.5 घंटे का रास्ता है। तो जो वैगन है जिस पर हमें बैठ के जाना है, हमारी 3 ख्वाहिशें होती थी। जैसे जैसे लेट होंगे वैगन में वज़न या वैगन के अंदर रश कम हो जाएगा, और 3 चीज़ें हम दुआएं किया करते थे। एक तो ये कि हमें बैठने की जगह मिल जाए, दूसरा ये कि खिड़की के पास मिल जाए, तीसरा ये कि कोई बुजुर्ग ना आ जाए वरना जगह छोड़नी पड़ती थी। इखलाकी तौर पर यह बात नक्श थी हमारे दिलों में कि उम्र से बड़ा कोई आदमी अगर आ जाए तो जगह छोड़नी पड़ सकती है। हम दुआ करते थे कि वैगन खाली हो। वक्त गुजरता गया, आगे बढ़ता गया। फिर वो वक्त आया कि वो जहाज़ों पर राउंड लगाना शुरू हुए। तो हमने देखा कहीं इकॉनमी क्लास है, कहीं इकॉनमी प्लस है, कहीं बिजनेस क्लास है। तो सफ़र जब करते थे तो एक दिन पूछा कि भाई ये इकॉनमी प्लस है तो मेरे में और पिछले वाले में क्या फ़र्क है। उसने कहा कि आपके घुटने के आगे चंद इंच की जगह खाली है, पीछे नहीं है। अजीब तकलीफ सी हुई कि जो पीछे बैठे थे वो तो बुजुर्ग थे। फिर कई बार देखा ये बात कि जो बिजनेस क्लास में बैठते हैं उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि पीछे इकॉनमी में कौन बैठा हुआ है। लंबा लंबा सफ़र था, कभी 6 घंटे का, कभी 8 घंटे का, कभी 12 घंटे का, कभी उससे भी ज़्यादा। तो देखता था कि जवान आदमी को इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि इकॉनमी क्लास में बूढ़ा बैठा है, मरीज बैठा है, ख़वातीन बैठी हैं, या वो बच्चे जो हैं वो लपक रहे हैं माँ के साथ। बहरहाल इस बात का कोई ख्याल नहीं था। मतलब ये सरीहन पूरी दुनिया में मैंने ये बात देखी। तो ये तकलीफ दे बात थी क्योंकि हम उस वैगनों में पले थे जहाँ पर बड़े को देखकर जगह छोड़ दिया करते थे। इसको यहाँ रोकते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ माइकल सैंडल की तरफ। माइकल सैंडल इज़ द प्रोफेसर ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मोरल इथिक्स के ऊपर बात करते हैं। बात क्या करना चाह रहा हूँ, एक समझ लीजिए माइकल सैंडल की ने जो पढ़ाया उसको मैं सलीस अपनी ज़बान में बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये समझ लीजिए कि एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन के रास्ते में 5 लोग सामने आ गए, और ये जो 5 लोग हैं ये रास्ते में हैं। ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है या वो गाड़ी उसका ब्रेक फेल हो जाता है तो ड्राइवर के औसान खता हो जाते हैं। अब अपने आप को ड्राइवर रखें, आपके पास स्टीयरिंग है, सामने 5 लोग हैं, ब्रेक फेल हो चुका है। आप एक लम्हे के लिए दाएं तरफ देखते हैं तो वहां पर एक आदमी है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप क्या फैसला करेंगे? सोसाइटी क्या फैसला करने कहेगी आपको? ये बात जस्टिफाई होगी कि हम एक को मार दें जो कि सही जगह पे खड़ा, जो कि खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। समझदारी तो ये कहती है कि 5 को बचाने के लिए एक को मार दिया जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये एक कौन है, इसको आप ज़ाती तौर पे नहीं जानते, ना आप इन 5 को जानते हैं। यहाँ पे सवाल को रोकता हूँ, इस पे बहस में नहीं पड़ता।
आगे बढ़ता हूँ। यही भी माइकल सैंडेली बताते हैं कि आप ब्रिज पे खड़े हैं और वहां पर एक मोटा आदमी भी खड़ा है। आप अगर मोटे आदमी को धक्का दे देते हैं तो वो ट्रेन या वो बस जो ब्रेक फेल कर चुकी है वो उस मोटे आदमी से टकरा जाएगी और रुक जाएगी, तो 5 आदमी बच जाएंगे। लेकिन मोटा तो ऊपर आसानी से खड़ा हुआ वो आदमी, उसे तो पता भी नहीं है। क्या आप 5 को बचाने के लिए उस मोटे आदमी को धक्का दे देंगे? क्योंकि आप अपने हाथ से पुश करेंगे, आपकी नियत 5 को बचाना है। यह जस्टिफाइंग कि जी मुझे बचाना है, लोगों को तो फना मुल्क पे अटैक कर दो। सोचना पड़ेगा। अच्छा चलें जी, हाथ से नहीं बचाते, वहाँ पे कोई मशीन लगी हुई है, वो मशीन घुमा दे, मोटा खुद गिर जाएगा। क्या कर सकते हैं? क्यों 5 बचाना है? 5 को आप नहीं जानते, मोटे को भी नहीं जानते। क्या ये डिसीजन अखलाकी डिसीजन होगा? रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, अस्पताल में बैठे हैं इमरजेंसी में, वहां 5 मरीज हैं, हर मरीज को ट्रांसप्लांट करना है, उसके अलावा वो मर जाएंगे। किसी को हार्ट चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, किसी को लंग्स चाहिए, किसी को लिवर, किसी को पैंक्रियास। अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो वो मर जाएगा और 5 के 5 मर जाएंगे। बराबर में देखते हैं आप, कमरे में एक आदमी आता है सेहतमंद अपनी दांत चेक करवाने के लिए, तो जो आपके जहन में आ रहा है आप वो करेंगे? आगे बढ़ते हैं। 5 मरीज आपके पास आए हैं, 5 मरीज जख्मों से चूर हैं। आपको उनको इलाज करना है, फर्स्ट एड देना है। अचानक एक और मरीज आ जाता है, ये वीआईपी मरीज है। आप क्या करेंगे? आपके लिए क्या चीज अहम होगा, वीआईपी मरीज या 5 मरीज? जनाब, गुफ्तगू का मकसद क्या था? कायद-ए-आज़म के नाम से बना अस्पताल जिन्ना अस्पताल है। जिन्ना अस्पताल 1935 में रॉयल एयरफोर्स हॉस्पिटल था। पाकिस्तान बनने के बाद उसका नाम सेंट्रल अस्पताल रख दिया गया। कायद-ए-आज़म जब यहाँ पर तशरीफ लाए तो उन्होंने इसका नाम जिन्ना सेंट्रल अस्पताल हो गया, क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट अफसरों और स्टाफ के अलावा आवाम के लिए खोल दिया गया। वक्त गुजरने के साथ इसका नाम जो है वो जिन्ना पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट सेंटर हो गया। जिन्ना नाम किसका है? कायद-ए-आज़म का है। पाकिस्तान की ज़मीन में एक अस्पताल और खोला गया, उसका नाम आगा खान है। कायद-ए-आज़म ज़ाती तौर पर एक लर्नर्ड आदमी थे, अपने बलबूते पे बहुत कमाने वाले आदमी, बहुत ग्रेसफुल आदमी। सोसाइटी ने आज जिन्ना अस्पताल को कहाँ पहुंचा दिया? क्यों ना जिन्ना अस्पताल का नाम तब्दील कर दें? हमें सोचना पड़ेगा कि अगर मैं एक कंपनी में हूँ, कंपनी के डायरेक्टर की तबीयत ख़राब हो, उसको 5 लाख रुपए की दवा चाहिए हो और इलाज चाहिए हो, तो वो तो हम दे देंगे। लेकिन वहाँ एक मज़दूर की तबीयत ख़राब हो, उसे 25,000 की दवा चाहिए हो, तो हम सोचेंगे उसका एंटरटेनमेंट बनता है कि नहीं बनता है। टोटल जो पैसा आपके पास दस्तयाब है उसमें से पहले आप डायरेक्टर को देंगे, उससे बचेगा तो मज़दूर को देंगे। बड़ों का ट्रीटमेंट आप इंग्लैंड और अमेरिका में करवाएंगे, पैसा बचेगा तो फिर वो नीचे तक आएगा। जनाब, ये जो खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस, प्लेजर, ये हर इंसान का हक है। सेहत हर इंसान का हक है। यहाँ पे बात रोकता हूँ। सवालात आपने खुद अखज़ कर लिए होंगे। अल्लाह ताला आपका, हम सबका, इस माशरे का, बेबसी का हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।